हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। ये सेट नहीं होगा, एक तो यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्लास होगा 8, ठीक है। तो बॉल पेपर पे मैं सही कर दूँगी। तो क्लास 8 होगा फिजियोलॉजी का, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजी हमारी बीच में अधूरी रह गई थी, क्योंकि हमारा नया नया चैनल शुरू हुआ था, तो हमने कुछ दिन वीडियो इसके डाले, लोगों ने देखा नहीं, नया चैनल था, लोगों के पास पहुंच नहीं रहा था, तो हमें लगा कि कोई देख नहीं रहा, इसलिए हमने उसको फिर बंद कर दिया। तो ये हमने 6 वीडियो पढ़ाए थे, तो 7वां कल गया संक्रामक रोग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसी के हमने डिस्क्रिप्शन में, या फिर आज की आप ये वीडियो देखोगे, इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको सारे वीडियोस के लिंक दे देंगे, कौन से फिजियोलॉजी वाले, ठीक है। बकाया आप और कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। सारे लगभग कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट का हमने पढ़ाया है, कुछ का हमने थ्योरी भी पढ़ा दिया है, कुछ का हमने जैसे कि क्वेश्चन कराए हैं टॉपिक वाइज, तो आप जो पढ़ना चाहें सो आप पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा रक्त होगा, क्योंकि कल हमने संक्रामक रोगों की क्लास पढ़ी थी, उससे पहले हमने जो पढ़ा था फिजियोलॉजी में वो आई थिंक कंकाल तंत्र पढ़ा था, तो सारे लगभग टॉपिक कराएं। आज आप जब रक्त पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, इसी रक्त से कम 5 के करीब प्रश्न बने हैं पीजीटी 2021 में। अगर भरोसा मुझ पर नहीं है तो आप देख लीजिएगा, एक कम हो सकता है, एक ज़्यादा हो सकता है, बस इतना ही होगा। मैं मानकर चल रही हूँ 5 प्रश्न लगभग बने हैं, ठीक है। तीन प्रश्न तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको 2-3 दिखा दूंगी कि ये प्रश्न बना है। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके काम की क्लास है, क्योंकि आपका पीजीटी का भी पेपर है, और पीजीटी में 70% जो होता है आपका फिजियोलॉजी ही पूछा जाता है, 30% में आपके होम साइंस की और ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आगे मुझे आपको एक्स्ट्रा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ गए होंगे। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तरल क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो हमारी बोन्स भी होती हैं भाई, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो रक्त की प्रकृति पूछी गई, कैसी होती है, ठीक है। तो हमने कहा हल्की क्षारीय, मतलब रक्त का पीएच पूछा गया था, कैसा होता है, कितना होता है, तो ये आंसर आया था इसका 7.4। तो मतलब ये प्रश्न आपका पीजीटी 2021 में मेरे हिसाब से ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि मैंने भी पीवाईक्यू पढ़े हैं, ठीक है। तो रक्त की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय होती है। दुर्बल क्षारीय क्यों, क्योंकि 7.4 ही तो है ना, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं गया है ना अम्लीय से, थोड़ा सा 0.4 बढ़ा है, तो ये क्या है, दुर्बल क्षारीय है। कि बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्षारीय हो जाता, लेकिन यहाँ पर मात्र 0.4% बढ़ा है, ठीक है। तो ये दुर्बल क्षारीय कहलाता है, ओके। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, 7% होती है। जैसे कि हमारी बॉडी क्या है, अपने आप में 100% है, ठीक है। तो 100% में हम ये कहेंगे कि 100% में 93% में अब पूरी मतलब हर चीज़ आ जाएगी, चाहे आप उसमें प्रोटीन्स कह लो, चाहे आप उस पर कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, या फिर हमारे जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां, उनको रख लो, और अकेले हमारे शरीर में ब्लड का भार कितना है, 7% है। मतलब 100% में अकेले स्थान किसका है, 7% हमारे रक्त का है। मतलब हमारी बॉडी 100% में 7% मात्र और मात्र रक्त की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए रक्त हमारे शरीर में कितना होता है, तो मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। कितना होता है, मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर पीएच स्केल की हमने बात की करनी थी, थोड़ी रह गया। 7.4 हमने बताया पीएच होता है। बात आती है पीएच स्केल होता क्या है, तो कोई भी चीज़ अगर 7 से कम है इधर तो वो एसिडिक हो जाती है, ओके। कोई भी चीज़ 7 से इधर है तो वो कैसी होती है, वो एल्कलाई मतलब क्षारीय हो जाती है। मतलब ये क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जब नंबर 7 से कम जा रहा है तो वो अम्लीय है, जब नंबर 7 से अधिक जा रहा है तो वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, ओके, क्षारीय हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि बात आती फिर 7 क्या है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ये उदासीन है। क्या है, ये उदास रहता है भाई, उदासीन है, ना दुखी है ना कुछ है, मतलब शांत है, अपना उदासीन है बिल्कुल, ओके। तो यहाँ पर बात आती जैसे जल है, जल क्या है, उदासीन है, ना अम्लीय होता है जल, ना क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जल कैसा, उदासीन है, न्यूट्रल रहता है हमेशा, ओके। तो यहाँ पर ब्लड कितना है, 7.4 है, क्योंकि इधर स्केल से थोड़ा इधर हो गया, इसलिए रक्त क्या होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, ओके। क्लियर हुआ आपका। ये होती है आपकी क्या स्केल, पीएच स्केल। अगर किसी का नंबर 7 से इधर जा रहा है, कम हो रहा है, तो वो चीज़ अम्लीय होती है। अगर 7 से अधिक हो रहा है तो वो चीज़
क्षारीय होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रक्त दाब। ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा गया, लिख लो, ये वाला पूछा गया। तो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्फाइग्नो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, स्फाइग्नो मैनोमीटर कहते हैं किसको, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120 से 80 mm होना चाहिए। एक ये प्रश्न पूछा गया। ये 3 प्रश्न तो यहीं पर पूछे गए हैं और धीरे धीरे अभी हम बढ़ते हैं, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे, हो सकता मैं ये कह दूं, क्योंकि भले 21 में नहीं पूछा गया है, हो सकता उससे पहले एक हुआ था, आई थिंक 16 में हुआ था, उसमें पूछा गया हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझे पुराना याद हो और कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे मुझे ये ना याद हो, लेकिन ये सारे प्रश्न बने हुए, मैं ये नहीं कह सकती ये प्रश्न नहीं बने हुए। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, PYQ पर भरोसा करते हो, तो एक बार उन्हें जरूर देखिएगा ये प्रश्न बने या नहीं बने। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो बात आती है एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए, तो 120 to 80 mm होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, इतना रक्तदाब होना चाहिए। एक जो वयस्क मानव होता है, जो हम लोग हैं, उनका अगर पूछा जाए रक्त का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा होती क्या, हमारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि ल्यूमेन भरा होता है ना कपास की नली में, ओके, कपास में जो नली पाई जाती है उसमें ल्यूमेन भरा होता है, पता है। तो ऐसे ही हड्डियों में भी एक पदार्थ, एक नली सी होती है, उसमें एक कह सकते हो ल्यूमेन की तरह पदार्थ भरा होता है, उसी को हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, और यहीं पर रक्त का RBC का निर्माण होता है। अब बात आती है कि हम, ये तो वयस्कों की बात है, तो भ्रूण जो बच्चे पेट में होते हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो उनका लीवर में होता है, यकृत में होता है रक्त का निर्माण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रक्त का संगठन, ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। तो रक्त का संगठन आप 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे, 2 तरीके से। एक तो प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा कितना होता है रक्त में, 55%, 55% होता है। और रक्त रुधिराणु, रक्त कणिकाएं कह सकते हैं, जो होती हैं 45%। तो हम बात कर लेते हैं जो रक्त प्लाज्मा कैसा होता है। तो ये देखो कैसा होता है, प्लाज्मा पतला होता है, ओके, तो लिक्विड होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं प्लाज्मा तरल पदार्थ है। कैसा होता पदार्थ है, तरल पदार्थ है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये हल्के पीले रंग का पदार्थ है, ओके, हल्के पीले रंग का पदार्थ है। और ये क्या करता है, जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन हो गए या कुछ भी एक्स्ट्रा जो पदार्थ होते हैं, इनफैक्ट हम कह सकते हैं ना RBC WBC, ये भी चीज़ों क्या होता है, इन्हें बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम भी प्लाज्मा के माध्यम से होता है। जैसे कि हम समझने के लिए, हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये प्लाज्मा है, आपको दिख रहा है, पीला है हल्का सा और लिक्विड है। तो इसमें ही आप देख रहे हो क्या है, ये श्वेत WBC वाइट ब्लड सेल्स, देखो ये है। ठीक है, WBC है, ओके। इसी में आप देख रहे हो ये टिकिया के समान क्या है, ये RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, ओके। और इसी में आप और क्या देख रहे हो, इसी में प्लेटलेट्स, ये देखो तरल पदार्थ में ये संरचना दिख रही है, ये क्या है, ये आपके प्लेटलेट्स हैं, जो डेंगू होने पर कम हो जाते हैं। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स गिर जाते हैं ना, कम हो जाते हैं, वही वाले प्लेटलेट्स ये भी हमारे रक्त में पाए जाते हैं। तो इन सबको क्या कर रहा है, ये बहाकर ले जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान से। ये आपको दिख रही है क्या, ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर कणिकाएं हैं, जहाँ से मतलब रक्त बहते हुए फ्लो करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो हर चीज़, प्लाज्मा इन सबको क्या कर रहा है, बहा कर ले जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि लिक्विड होता है और इसी में सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। तो क्योंकि लिक्विड होने की वजह से इसका संगठन जो होता है, इसमें 90% जल पाया जाता है, इसमें 7% प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन वाला भी पूछा गया, जल वाला भी पूछा गया, पर ये नहीं जरूरी है कि ये 21 में भी पूछा गया, इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा गया। लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, 0.1%, और अन्य पदार्थ भी जो होते हैं एक्स्ट्रा, वो 2% तक इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो हमने पूरे संगठन प्लाज्मा की बात की। अब बात आती है जो हमारे ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, रुधिराणु या रक्त कणिकाएं होती हैं, जो कि 45% रक्त का हिस्सा बनाती हैं। तो उनमें आपकी एक तो RBCs आ जाते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी आ जाती हैं आपकी WBC, जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कैप्सूल्स भी कहते हैं। या फिर आ जाता है प्लेटलेट्स, जिसे हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। अब हम इनका सबका स्ट्रक्चर तो यहाँ पर देख लिए हैं, इनको हम पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी आपको एक चीज़ और समझा दूँ, यहीं पर RBC कैसी होती है, टिकिया के समान दिख रही है ना रचना, चपटी और टिकिया के समान होती है। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, देखो ये टिकिया है गोल गोल और यहाँ पर चपटी है, तो ये चपटी और टिकिया के समान होती है। ये आकार कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात आती है WBC, ये अनाकार होती है, ये शेपलेस होती है। आपको दिख रहा है ये कोई भी इसका आकार नहीं होता, पर कहीं कहीं इसे अंडाकार दिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिख रही है थोड़ी बहुत अंडाकार भी, लेकिन इसको शेपलेस कहते हैं कि इसका कोई शेप नहीं होता, ना ये गोल दिखती है कभी, मतलब कई जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी WBC हैं, ठीक है, तो उनमें कोई
कोई अनाकार भी, मतलब किसी का शेप समझ में भी नहीं आएगा, कोई अंडाकार आपको दिख सकती हैं, तो इसीलिए इनको अनाकार कहा जाता है कि इनका कोई आकार समझ में नहीं आता। सभी जो WBC हैं उनका कभी भी एक आकार नहीं होता। जैसे RBC आपको टिकिया के समान सारी दिख रही हैं चपटी, ऐसे नहीं होती, ये कहीं गोल सी होती है, कहीं तिरछी सी होती, कहीं टेढ़ी मेढ़ी सी होती, इसीलिए इनको एक ऑप्शन दे दिया जाता है अनाकार, ठीक है, शेपलेस। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई, ये तरल है, इसका हल्का पीला रंग होता है और हमारे शरीर में 90% तक इसमें जल पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा में 90% तक जल होता है। और हमने पीला जो रंग बताया था वो क्यों होता है? वो बिलिरुबिन के कारण होता है पीला रंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाटर 90% बता चुके हैं। ये प्लाज्मा जो होता है इसमें ग्लूकोज खनिज होते हैं जो हमें ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। अब ये लगभग सभी प्रोटीन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, सभी करते हैं, रक्त थक्का जमाने में मतलब भूमिका निभाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर विशेष तौर पर आपको प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में क्या हो, फाइब्रिनोजन, तो आप इसी को आंसर करोगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आयोग ने इसी को माना है कि जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्या करता है, रक्त में थक्का जमाने का काम करता है। अच्छा, रक्त का थक्का क्यों जमाना है? रक्त का थक्का में इसलिए जमाना है जब चोट वोट लग जाती है उस कंडीशन में थक्का जमाना जरूरी होता है, नहीं तो ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाएगा। तो अभी हम इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे, जो अभी हम बात कर रहे थे प्रोटीन का, अभी इसका पूरा हम क्रम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले हम प्लाज्मा पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। तो प्लाज्मा का कार्य क्या है, ठीक है, हमने बता दिया प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होता है, 90% जल होता है, हल्का पीला होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है, सब बता दिया। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्य क्या है। तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। बिल्कुल सही, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, प्लाज्मा में RBC WBC सब कुछ था और प्रोटीन्स भी थे, वो क्या कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड पदार्थ होता है इसलिए ये अपने में बहा कर ले जाता है चीज़ों को। प्लाज्मा रक्त में pH मान को संतुलित करके रखता है। रक्त का जो pH मान 7.4 है वो यही रहे, इससे ना कम हो, इससे ना अधिक हो, क्योंकि कम हो गया तो अम्लीय हो जाएगा ब्लड, ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, लेकिन हमें ब्लड कैसा चाहिए, हल्का क्षारीय चाहिए, 7.4 चाहिए। तो इस pH मान को कौन नियंत्रित कर रहा है, वो प्लाज्मा कर रहा है, ठीक है, संतुलित कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। रक्त का थक्का जमाने में भी ये सहायक होता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में भी प्लाज्मा कार्य करता है, मतलब सपोर्ट करता है। और जो ग्लूकोज होता है बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम भी प्लाज्मा ग्लूकोज को बाकी अंगों, मतलब जो शरीर के अंग है हमारे, उन तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। सीरम क्या होता है? देखो, जो रक्त है या फिर हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला जो कारक है क्या है, फाइब्रिनोजन। अभी हमने बताया था फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। अब आपको क्या करना है, बस इस रक्त में से या इस प्लाज्मा में से इसको बाहर कर देना है, ठीक है, समझ लो ये है ही नहीं, ठीक है। अब ये जब नहीं है तो जब ये हट जाता है तो क्या तरल पदार्थ रह जाएगा, वो वही कहलाता है सीरम। तो सीरम के लिए बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है कि प्लाज्मा में से या रक्त में से जब हम फाइब्रिनोजन को अलग कर देते हैं तो बचा हुआ शेष तरल पदार्थ हमारा सीरम कहलाता है। तो ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप, ठीक है। तो यही आपका सीरम होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब बात आती है रुधिराणु क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं। तो ये रक्त का 45% भाग होता है, ठीक है, जो रक्त का 45% भाग क्या होता है, वो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ओके। और इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने पहले की भी थी। क्यों? क्योंकि अभी हमने आप क्या पढ़ाया, इधर देखिए यहाँ पे आके, अभी हमने आपको बताया था रक्त का संगठन, जिसमें प्लाज्मा की बात हमने की। प्लाज्मा में हमने आपको अभी सीरम भी बता दिया क्या होता है भाई, ठीक है। अब हम आ गए हैं किस पर, रुधिराणु पर, ब्लड कॉर्पसल्स पे। तो हमने ये बताया था ना 3 प्रकार के होते हैं, तो ये वही 3 प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें आप कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हमने एक बार फिर से जाके ग्राफ दिखा दिया। अब आप ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ रहे हो तो अब आप किस पे, प्लाज्मा से हट जाएंगे, प्लाज्मा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं। तो ये रक्त का क्या करते हैं, 45% भाग होता है रक्त में। 45% हमने बताया प्लाज्मा होता है, 45% क्या होते हैं, ये तीनों तत्व होते हैं, ये तीनों ही तत्व होते हैं, हम किसी एक को नहीं कहेंगे, ये तीनों होते हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, एक RBC है, दूसरा WBC है और तीसरा प्लेटलेट्स है, ओके। आप ही इंग्लिश में याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। लाल रुधिर कणिकाएं, जो रेड ब्लड सेल्स या रेड
ब्लड कैप्सल्स होती हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, पहला वाला पढ़ेंगे आरबीसी, तो हम वही पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। तो कोई भी डाउट ना रहे, जो लोग नई भी क्लास देखने आए उन्हें भी सब चीज़ें क्लियर हों, मैं यही चाहती हूँ। तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपसे जब भी पूछा जाए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया नाम है, ओके। निर्माण कहाँ होता है, तो हमने बताया आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था, जब हम बड़े हैं। अभी हमारा आरबीसी कहाँ बन रहा है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में बन रहा है, लेकिन यही भ्रूण होते हैं, हम पेट में होते हैं अपनी मम्मी के, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत और लीवर में होता है, ठीक है, ओके। मतलब बच्चों के जो पेट में होते हैं उनका निर्माण ये लीवर में होता है, रक्त का निर्माण आरबीसी का निर्माण, और जो हम लोग हैं वयस्क लोग हैं उनका निर्माण जो होता है आरबीसी का, वो हमारे किस में होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। बात कर लेते हैं जीवन काल की, कि भाई आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पर 120 दिन लिखा है, लेकिन 100 से 120 दिन आप आंसर करेंगे, ठीक है। 120 दिन मिल जाए 120 दिन, या फिर 100 से 120 दिन, यही आंसर मिलता है। मृत्यु इसकी कहाँ होती है, तो मृत्यु इसकी स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है। हमेशा याद रखिएगा आरबीसी में एक तत्व नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, कौन सा तत्व, तो आरबीसी में क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ओके। और किसमें नहीं, किसमें पाया जाता है, तो बकाया तो सभी में लगभग पाया जाता है केंद्रक, और आपके नहीं पाया जाता किसमें, मतलब अगर इन्हीं में पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी में भी पाया जाता है, ओके। तो डब्ल्यूबीसी में भी आप यही कहोगे केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और अभी हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो मृत्यु कहाँ होती है, इसकी प्लीहा तिल्ली स्प्लीन में होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता है, और इसी वजह से जो है इसका वहाँ पर सुरक्षित रहना सही नहीं रहता है, तो ये इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जाके हमारे स्प्लीन या प्लीहा में होती है जाके, ठीक है, तिल्ली भी बोलते हैं जिसको। अब बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की थोड़ी सी और, जो खराब हुई आरबीसी प्लीहा स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं। जो हमारी आरबीसी होती हैं खराब होती हैं, वो क्या करती हैं, स्प्लीन में चली जाती हैं, जिसको प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में, और वहाँ ये नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड कब्र को कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी की कब्र या ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, तिल्ली को, प्लीहा को कहते हैं, या फिर स्प्लीन को कहते हैं। और इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ये ब्लड इकट्ठा भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब इनका जब विनाश होना होता है, ये ख़त्म होनी होती हैं, तो ये वहीं पर चली जाती हैं, तो वहीं पर ये स्टोर भी हो जाती हैं, ओके। बकाया तो बॉडी में तो ब्लड फ्लो करता है, इकट्ठा नहीं होता है, ओके। तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं हम, ये भी हम स्प्लीन को ही कहते हैं, और कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड भी हम स्प्लीन को ही कहते हैं, मतलब प्लीहा और तिल्ली को ही कहते हैं। प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली एक ही बात है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं अपवाद भी हैं। अभी हमने कहा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद क्या है, लेकिन ये प्रश्न हम लोगों में नहीं पूछा जाता, होम साइंस में, ये अदर जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होना जरूरी है। तो ऊँट एवं लामा, आप ऊन प्राप्ति होती है ना, किससे, ऊँट और लामा से ऊन प्राप्त होती है, पता है आपको, ठीक है। और ये दोनों लगभग एक ही ऊँट का कज़न माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये एक ही प्रजाति हैं, बस ये थोड़ा छोटा सा होता है लामा, ओके। तो ऊँट एवं लामा की प्रजाति के जो जीव होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊँट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, बकाया किसी की भी आरबीसी में केंद्रक तो पाया जाता है, भाई हम जीव हैं, जीवों में केंद्रक पाया जाता है, पर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता हम लोगों के, लेकिन ये लामा और ऊँट में पाया जाता है केंद्रक। तो अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी की आगे। जो एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी ये प्रश्न पूछा गया, 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और महिलाओं में अगर बात करें आरबीसी, क्योंकि महिलाओं में ब्लड भी कम होता है पुरुषों के मुकाबले, तो आरबीसी भी थोड़ी बहुत कम होगी। तो आरबीसी कैसी होती है महिलाओं में, 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो प्रति घन में है ये आंसर, भी ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। तो आरबीसी क्या करती हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाती हैं, ठीक है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन जो है जुड़कर हमारी बॉडी में फ्लो करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सभी जानते हो। और आरबीसी के में हीमोग्लोबिन होने की वजह से जो हीम होता है, इसी की वजह से रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो देखो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या, एक हीमेटिन जिसको हम हीम भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ओके। और ये क्या है, एक खनिज है या फिर लौह है, खनिज,
ठीक है, ये क्या है, खनिज है, ठीक है, जिसे हम लौह भी कहते हैं। ओके, तो ये हीमेटिन हीम और प्लस ग्लोबिन से मिलकर 2 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें हीमेटिन में हीम होता है, इसी की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन होती है इसमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की, आरबीसी की। तो हीमोग्लोबिन अभी हमने बताया 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। अब हम थोड़ी सी समझ लेते हैं इसको। तो ये लौह तत्व एफ ही होता है, जिसके कारण रंग लाल होता है। लेकिन ये जो एक प्रोटीन होता है, जो अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है, तो रक्त का रंग तो मतलब हीमेटिन के कारण लाल होता है। लेकिन जो प्रोटीन आपने अभी प्रोटीन जो हमने बताया हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन परिवहन करती है, तो वो कैसे करती है, वो ग्लोबिन के माध्यम से करती है। तो जो ग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। तो रक्त का लाल रंग आप कहोगे हीमेटिन के कारण, और ग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मतलब दोनों का आवागमन हो रहा है, मतलब, ठीक है। यहाँ पर बात आती है आरबीसी की। भाई आरबीसी में अगर लाल रंग होता है, आरबीसी में हीम की वजह से लाल रंग होता है, तो फिर ये कॉकरोच सफ़ेद रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कॉकरोच होता है, इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते, इसमें क्या पाए जाते हैं, हीमोलिम्फ पाए जाते हैं। इस वजह से इनका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इनका रक्त कैसा होता है, कॉकरोच का सफ़ेद होता है। ओके, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती, उसमें हीमोलिम्फ होता है। आगे हम बात करते हैं ऑक्टोपस के रंग में नीला रंग क्यों होता है। तो ऑक्टोपस में जो नीला रंग होता है वो हीमोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। तो हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। हीमोफिल के कारण कॉकरोच का रंग सफ़ेद होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारे लोगों के शरीर का रक्त लाल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रक्त में आरबीसी का नष्ट होना। जब हमारे शरीर में आरबीसी नष्ट होती है तो उसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा था हेमोसाइनिन। तो हेमोसाइनिन और हीमोसाइनिन और यहाँ पर क्या था, हीमोलाइसिस, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। हीमोसाइनिन मतलब नीले रंग का रक्त होना, और हमने बताया लाइसिस इसमें क्या है, आरबीसी का नष्ट होना। तो आरबीसी जब नष्ट होती है उसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरबीसी नष्ट होती है उसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछी नहीं गई है, तो नया प्रश्न बन सकता है। तो सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऊंचाई पर आप जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हो आप, ओके, तो आरबीसी हमारे बढ़ जाते हैं 30%। लेकिन हम सो रहे हैं तो हमारी 5% आरबीसी कम हो जाते हैं। आरबीसी की संख्या अगर पूछा जाए, संख्या मतलब घटना और बढ़ने के आधार पर, तो जब आरबीसी हमारे घटते हैं तो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, जिसे अरक्तता भी कहते हैं, अरक्तता भी कहते हैं, ठीक है। एनीमिया तो कहते हैं, खून की कमी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, लौह अयस्क की कमी की वजह से होता है, मतलब खनिज की कमी से होता है। खनिज क्या है, लौह क्या है, खनिज है, ठीक है। तो इसकी कमी से हमें क्या होता है, एनीमिया होता है। लेकिन जब बढ़ता है, बढ़ने को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, बढ़ना। रक्त हमारे आरबीसी हमारे शरीर में बहुत बढ़ रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो नॉर्मल है तब तो सही है भैया, एनीमिया नहीं होगा और आप स्वस्थ रहोगे, आपको चक्कर वक्कर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आरबीसी, मतलब नॉर्मल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ समस्या हो रही है, ठीक है। तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। तो ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। अगर पॉलीसाइथीमिया में मतलब आरबीसी हमने बताया क्या, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में आरबीसी बढ़ जाते हैं। कितना, 30% तक बताया था ना अभी, ठीक है। जब 30% तक आरबीसी हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो हमारे त्वचा पर क्या होते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, ओके। और गर्भधारण के समय में भी अगर आरबीसी बढ़ेंगे तो भी त्वचा पर धब्बे पड़ जाएंगे, ओके। वैसे तो ज़्यादातर कमी ही होती है गर्भधारण के समय, कुछ लोगों में हो सकता बढ़ते हैं। आरबीसी की कमी से एक रोग और होता है थैलीसीमिया। क्या होता है, थैलीसीमिया। अब ये जानिएगा ये किसको होता है, तो ये पूछा जाता है इसलिए आपके लिए लाई हूँ। बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। तो ये कैसा है, आनुवांशिक रोग है। थैलीसीमिया कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्तक्षीणता, खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, और इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही हो जाती है। मतलब ये भी नहीं इसके लिए आपको बहुत समय चाहिए, आपके बच्चा 3 माह का होगा तभी इस मतलब आपको ये पता हो जाएगा कि ये थैलेसीमिया से ग्रसित है, ओके। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, मतलब जो रोगी बच्चा होता है बहुत इतनी कमी हो जाती है कि इसको बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि रक्त जो है बार बार मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इन्हें बचाना ये तो कोई नॉर्मल बात
नहीं है कि हर जल्दी जल्दी आपको हर महीने खून चढ़ाना है, तो कहाँ से आप लाओगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं। तो ये रोग कौन सा है, थैलेसीमिया है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है, ओके, खून की कमी से होता है, ओके। और दूसरा किससे होता है, मतलब इसकी जानकारी कब होती है, तो 2 से 3 माह में ही आपको ये जानकारी हो जाती है कि हमारा बच्चा इस रोग से ग्रसित है। अब हमने आरबीसी कंप्लीट कर लिया, अब हम आ गए अपने दूसरे पॉइंट पर, डब्ल्यूबीसी पर, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी एरिथ्रोसाइट हमने बताया था, आरबीसी का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। यहीं पर बात होती है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम कहेंगे ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट किसका नाम है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। मृत्यु इनकी रक्त में ही हो जाती है। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनकी मृत्यु किस में हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है, ओके। और निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, जैसे आरबीसी का होता है। जीवन काल आरबीसी का हमने बताया था कितना, 100 से 120 दिन बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मात्र और मात्र 2-4 दिन या बहुत ज़्यादा जाते हैं, 13 से 20 दिन ये जीवित रहते हैं, ठीक है। और इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर संख्या की। जो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 8000 से 10,000 तक होती है। यहीं पर हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। जो हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, मतलब प्रतिरक्षी तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत बनाते हैं। अब हम रोगों से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं ये, ओके। ये जीवाणु जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करते हैं। इसीलिए इसे शरीर की रक्षक, गार्ड सेल तथा रक्त का पुलिसमैन भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये रक्षा करता है शरीर की, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। इसीलिए हम शरीर की रक्षक, गार्ड सेल, या फिर गार्ड क्या होते हैं, रक्षक होते हैं, और यह रक्त का पुलिसमैन भी इसको कहा जाता है। जैसे हमने बताया था एड्स है, एड्स इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि एड्स में ये डब्ल्यूबीसी ही आपके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र है, यही आपका मतलब क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ भी सही नहीं होगा आपका। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा है ना, ये बैक्टीरिया नष्ट करने वाला तत्व ही खत्म हो गया, ठीक है। जीवाणुओं का भक्षण अब कौन करेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो पहले ही मरा पड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे एड्स हो गया है। तो इस वजह से जो भी समस्याएं आपको होती जाएंगी वो फिर होती ही जाएंगी, वो खत्म नहीं होंगी। एड्स अपने आप में वैसे कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स की यही समस्या है, ये डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देता है। उस वजह से हमारे शरीर में कोई भी एक समस्या हो गई तो वो सही नहीं होनी है। क्यों, क्योंकि जीवाणु वगैरह पनपते रहेंगे, ओके, शरीर में। डब्ल्यूबीसी में 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कणिका युक्त, ठीक है, जिसे हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं अकणिका युक्त, जिसे अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। कणिका युक्त मतलब जिसमें कणिकाएं उनके किनारे पे पाई जाएंगे, और जो आपकी अकणिकाएं हैं जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। तो डब्ल्यूबीसी कितने, 2 तरीके के होते हैं, कणिका युक्त, अकणिका युक्त। कणिका युक्त कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से, एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वैसोफिल्स होते हैं, और एसिनोफिल्स होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनकी डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा होती है, मतलब इनसे भी ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा अगर पूछी जाए डब्ल्यूबीसी में किसकी होती है, तो वो न्यूट्रोफिल्स की होती है। और सबसे कम मात्रा अगर पूछी जाए पूरी डब्ल्यूबीसी में किसकी होती है, तो आप कहोगे वैसोफिल्स की होती है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आप कहोगे मोनोसाइट है, ओके। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आप कहोगे लिम्फोसाइट है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो कणिका युक्त कितनी होती है, 3 होती है। कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स और एसिनोफिल्स। हमने कहा अकणिका युक्त कितनी होती है, 2 होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ओके। फिर से देख लो, न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में होती हैं हमारे ब्लड में, और वैसोफिल सबसे कम होती हैं। मोनोसाइट सबसे बड़ी आरबीसी है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटी आरबीसी है, सॉरी डब्ल्यूबीसी है, ओके, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर कणिकाएं कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, देखो इसमें कणिकाएं पाई जा रही हैं, इसमें कणिकाएं पाई जा रही हैं, और उसमें कणिकाएं पाई जा रही हैं। तो ये क्या हो गई आपकी 3, ये आपकी हो गई कौन, ये सोनोफिल्स, बेसोफिल्स, और ये हो गई आपकी न्यूट्रोफिल्स, ओके, न्यूट्रोफिल्स, ओके। तो ये तीनों क्या है, इनमें कणिकाएं पाई जा रही थी। कण दिख रहे थे आपको, हमने दिखाए थे भी, ये कण पाए जा रहे हैं। देखो ये कण पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं। और इसमें कोई कण दिख रहा है, इसमें कोई कण नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा है ये डिज़ाइन है, कण नहीं है भाई, इसकी कण मतलब ऐसा ही मानोगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके। तो ऐसे थोड़ा बहुत कुछ दिख जाए उसको मत मानिएगा, ये तो एक डिज़ाइन सी है इसकी, ओके। बकाया आपकी मोनोसाइट जो है, लिम्फोसाइट हैं ये, इनमें कोई कण आपको नहीं दिख रहे हैं। तो आप कहोगे ये अकणिकाएं युक्त हैं, और ये कौन सी हैं, ये कणिकाएं युक्त हैं, ओके। क्लियर हुआ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कणिका युक्त की, मतलब हम इनकी बात करेंगे, किसकी, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, और किसकी, न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे, ओके।
किसके, WBC के ही 5 पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स की हमने बताया सर्वाधिक संख्या होती है, मतलब WBC में 65% अकेले न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। ये बाहर से आने वाले जीवाणुओं का पर सबसे पहले आक्रमण करती है। तो हमारे शरीर में जीवाणु आते हैं तो उन पर आक्रमण का काम सबसे पहले कौन करता है पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल्स करते हैं। तो ये क्या करती है, रोगों से शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, बेसोफिल्स क्या करता है, फिर सबसे कम संख्या इनकी होती है, मात्र 1% ही होता है WBC में बेसोफिल। लेकिन ये हमारे शरीर को क्या करती है, जो हमारे शरीर में बहुत सारी एलर्जी हो जाती है ना, तो एलर्जी से बचाने का काम बेसोफिल्स का है। ठीक है, जो एलर्जी से बचाती है वो बेसोफिल है, और बाहरी जीवाणु हमारे शरीर में कोई पहुंच गया तो उसको कौन बचाता है, न्यूट्रोफिल बचाता है। ओके, अब बात आती है इयोसिनोफिल्स का क्या काम है। तो इयोसिनोफिल्स परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दे दूँ, ये मलेरिया हमने बताया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर इयोसिनोफिल्स परजीवी क्या करता है, प्रोटोजोआ के संक्रमण से आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब त्वचा पे आपके कोई भी संक्रमण होगा तो सबसे इयोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उस संक्रमण पर क्या होगा, कंट्रोल हो जाए। ओके, आगे हम बात करते हैं अकणिका युक्त WBC की। ठीक है, जिसमें कणिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, जिसमें कणिकाएँ नहीं होती हैं। कौन कौन सी थी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट हमने बताई सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। ये क्या करती है, घाव भरने में मदद करती है। कोई चोट लग गई है तो वो घाव भर जाएगा, तो जल्दी से उसमें कीटाणु वगैरह नहीं पनपेंगे और आपका रोग भी सही हो जाएगा। लिम्फोसाइट क्या करती है, सबसे छोटी आकार की WBC होती है, और ये क्या होती है, मेमोरी सेल का निर्माण करती है। जो मेमोरी हमारी होती है उस सेल का ये निर्माण करती है। तो जिसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं ज़्यादा, उनकी मेमोरी तेज होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स की। तीसरा पार्ट क्या था, रक्त बिंबाणु था, याद करो। ओके, तो इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। अभी हमने RBC का क्या बताया था, RBC का हमने बताया था इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट। और हमने WBC का ल्यूकोसाइट बताया था, WBC का ल्यूकोसाइट। ओके, ल्यूकोसाइट बताया था। तो अभी यहाँ पर क्या है, ल्यूकोसाइट। अब हम बात कर रहे हैं किसका वैज्ञानिक नाम है किसका, यहाँ पर रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो कि है थ्रोम्बोसाइट। तो ये आपको नाम रासायनिक याद रखने हैं। ओके, निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा ब्लड में, इसका भी अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है, WBC का भी और RBC का भी, सबका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होती है। लेकिन प्लीहा में इसकी मृत्यु होती, क्यों, क्योंकि इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आप कहोगे RBC। ओके, और बात करेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, इन दोनों में ही क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और WBC में पाया जाता है। तो केंद्रक नहीं पाया जाता, दो में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो दोनों की मृत्यु कहाँ हो रही, प्लीहा में हो रही, तिल्ली में हो रही। जीवन काल RBC का हमने बताया कितना होता है, 120 दिन तक होता है। ओके, और WBC का 3 से 4 दिन। ओके, बहुत 15 दिन तक। और यहाँ पर जीवन काल कितना हो रहा है, प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। कार्य क्या है इसका, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जो प्लेटलेट्स भी क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों मैमल्स में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर होता है। मतलब जो ब्लड होता है उसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती तेजी से कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर जो होता है आपके प्लेटलेट्स ब्लड में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रक्त बिंबाणु से संबंधित जो बीमारियां होती, जो आपकी ये प्लेटलेट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनसे संबंधित या फिर हमारी जो भी WBC वगैरह है उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गई हीमोफीलिया। इनफैक्ट आपसे सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम कहते हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। ये पूछा जाता है रक्त की कमी से ये रोग किस कैटेगरी में आता है, तो आप कहोगे आनुवंशिक रोग है। तो अभी हमने थैलेसीमिया बताया, जो बच्चों में होता है वो भी कैसा था, आनुवंशिक रोग था। अब यहाँ पर रक्त बिंबाणु से पूछा जा रहा है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है एक, ध्यान रखिएगा, जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। ओके, ये वही रोग है जिसे हम शाही रोग कहते हैं, जो सबसे पहले ब्रिटेन की रानी को हुआ था, विक्टोरिया को। उसके बाद उनके पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में ये रोग चलता रहा। इसके कारण चोट या दुर्घटना में ये जानलेवा साबित होता है। क्यों, क्योंकि इसमें रक्त का
बहना बंद ही नहीं होता, ठीक है, या फिर बंद होने में कम इतना समय लग जाता है कि इंसान की मृत्यु हो जाए, ठीक है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ के रूप में जाना जाता है, ओके। कितना रॉयल, सबसे ज़्यादा बहुत समय लगता है तो कहते हैं 7 मिनट का समय लगता है, 7 मिनट में आपका रक्त जम जाएगा नॉर्मल, चोट वगैरह लगेगी तो। लेकिन जब आपको हीमोफीलिया की समस्या है तो 24 घंटे तक का समय लग सकता है। आप 24 घंटे में तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी अगर सही उपचार नहीं मिला, ठीक है। तो ये रॉयल डिजीज़ शाही रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रॉयल डिजीज़, ओके, या फिर शाही रोग के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये रानी विक्टोरिया में देखा गया था। आगे हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, आप मन में आता है कि हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि ब्लड नहीं जमता, ब्लड नहीं जमता, तो शरीर में भी तो हमारे रक्त होता है, रक्त तो हमारे यहाँ शरीर में भी होता है रक्त, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं जमता, यहाँ पर क्यों नहीं जमता, क्यों? क्योंकि उसमें हेपेरिन प्रोटीन होती है। और जैसे ही हमारे शरीर में कोई घाव होता है, कोई चोट होता है, तो जहाँ से रक्त बह रहा होता है, जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, हेपेरिन जो होता है अनएक्टिव हो जाता है, मतलब इसकी जो एक्टिवेशन है वो अंदर ही अंदर है। जैसे ही ये हवा के संपर्क, जैसे घाव लगा आपके हाथ में, ये आपका हाथ है, ठीक है, यहाँ पे कट लगा, तो ये जैसे ही इसे यहाँ से खून बहना शुरू होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये समझो इसका काम खत्म हो जाएगा। कट लगते ही इसका काम खत्म हो जाता है, चोट लगते ही इसका काम खत्म हो जाता है, ये हवा के संपर्क में सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मर जाता है एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हो। और जब आपके शरीर बंद है, मतलब कोई भी समस्या नहीं है, नॉर्मल शरीर है हमारा, तब ये हेपेरिन एक्टिव रहता है और ब्लड कैसा होता है, पतला होता है, ओके। तो यहाँ पर हेपेरिन की वजह से हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। बस इतना याद रखना है कि हेपेरिन प्रोटीन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता, लेकिन चोट लगते ही ये इनएक्टिव हो जाता है और ये शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है, ओके। तो संख्या आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, डब्ल्यूबीसी की अगर पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, ठीक है, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन सबसे कम होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है आरबीसी होते हैं, अनुपात पूछा जाता है इनका, ठीक है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसका अनुपात आप क्या रखना है, 600 अनुपाते 1 डब्ल्यूबीसी और 1 अनुपाते 40 प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे कहा जाए खाली बताना है आपको अनुपात किसका, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो आरबीसी कितना होगा, आरबीसी आपका होगा कितना, 600, ठीक है। और प्लेटलेट्स यहाँ पर लिख लो, प्लेटलेट्स कितनी है आपके, 40, ठीक है। तो ये अनुपात यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। आरबीसी मतलब अगर इसका पूछा जाए तो आपको इतना बताना है। अगर आपको ये संख्या की वजह से है, संख्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरबीसी होते हैं हमारे शरीर में, फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं और फिर प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आरबीसी, अगर आपसे पूछा जाए सीधे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, तो यहाँ पर 600, इधर लिखते नहीं बन रहा, बीचों बीच में लिखती हूँ। अगर आपसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए, तो आप कहोगे कितना, 600 अनुपाते, अलग अलग करके दिखा दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, 1, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये अनुपात। और टोटल पूछा जाए क्या अनुपात होता है, अगर ग्रुप में आ जाए तो आपको सामने दिख ही रहा है, आरबीसी 600 अनुपाते 1 डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। ऐसे भी देख लो, जैसे आरबीसी हमने बताई थी कितनी, 45 से 55 लाख तक, ओके, 45 से 55 लाख तक बताई थी, ठीक है, 45 से 55 लाख तक बताई थी, 55 लाख, ओके। और हमने डब्ल्यूबीसी बताई थी 8 से 10,000, 8,000 से 10,000, ठीक है, ठीक है। और हमने प्लेटलेट्स कितनी बताई थी, 1.5 लाख से 1.5 लाख से, ठीक है, 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख, ठीक है, 4.5 लाख तक बताई थी, 4.5 लाख। तो ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रही है, आरबीसी दिख रही है, उससे कम आपको दिख रही है प्लेटलेट्स, और सबसे कम 8 से 10,000 ही मात्र होती है डब्ल्यूबीसी। तो ऐसे इसका अनुपात निकलेगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं रक्त का थक्का बनना कैसे बनता है, थक्का। तो जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में क्या होता है, जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमने क्या बताया, जब किसी भाग में कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो ये क्या है, जेली के रूप में जाल बन जाता है, ओके। मिनट ही लगते हैं, कुछ मिनटों में ही जम जाता है, लगभग 7 मिनट हमने बताया। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है क्लॉट, इसका एक प्रोसेस है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है, ये क्या करता है, कैल्शियम के संग क्रिया करता है, और विटामिन के भी शामिल होता है, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन के नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन में बदल देता है, ठीक है। ब्लड को क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन में बदल देता है,
ठीक है। और ये प्रोथ्रॉम्बिन क्या करता है, जब कैल्शियम के साथ क्रिया करता है तो ये थ्रोम्बिन में बदल देता है। जब थ्रोम्बिन आता है, थ्रोम्बिन बन जाता है यहाँ पर, ओके। ये क्या करता है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया ये भी करता है, क्या करता है, फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करता है, ये फाइब्रिन में, प्रोटीन को मतलब फाइब्रिन में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये फाइब्रिन होता है आपका, ठीक है, ये रक्त रुधिराणु के साथ क्रिया करके रक्त का थक्का जमा देता है, ब्लड कैप्सूल्स के साथ क्रिया करके रक्त का थक्का जमा देता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। देखो सीधी बात है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलता है, प्लस कैल्शियम मिलता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलता है तो फाइब्रिन बन जाता है, और फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलते हैं तो ये एक जाल नुमा संरचना बना देते हैं, उसी पे ब्लड जम जाता है, ठीक है। ब्लड फंसने लगता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो आज की क्लास आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।